हेलो फ्रेंड्स, डेली टेस्ट की इस सीरीज़ नंबर 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डेली टेस्ट की जो पहला टेस्ट करवाया था मैंने, जो कि 15 फरवरी को हुआ था। आज जो एसआई पर आधारित हमारी जो डेली टेस्ट की सीरीज़ चल रही है क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर, उसका मैं दूसरा टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। पिछला जो मैंने पहला टेस्ट करवाया था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने देखा था आपकी जो कमेंट्स आ रहे थे, आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब आप इस तरह से एंगेज होते हैं, तो वास्तव में ये मोटिवेट करने वाला होता है। आपका जो सपोर्ट था, वो वास्तव में बहुत मोटिवेट करने वाला था। तो बिल्कुल अब हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। बस आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, और भी साथियों को जोड़िए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हम दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले कल मैं देख रहा था कि कुछ साथी बहुत ही अच्छी, मैं आपकी तैयारी को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत साथी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आ रहे हैं, लगभग हर सवाल का जवाब दे रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी वो बता रहे थे। इसके साथ ही आज मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, कल कुछ कुछ फैक्ट्स में थोड़ा सा मिस्टेक रही थी, मैं उसको वापस से सही कर रहा हूँ। ये सही करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कई बार जब हम इतना लंबा, जो 1 घंटे का वीडियो था, बहुत सारे फैक्ट्स हमने कवर किए, कुछ एक दो फैक्ट्स में मिस्टेक रह गई थी। और बहुत अच्छा मैं मानता हूं कि आपने उन बहुत छोटी सी बारीक चीज़ को भी पकड़ा और उसको सही करवाया। मैंने कमेंट के दौरान ही कुछ चीज़ों को सही किया था, लेकिन कमेंट के दौरान हो सकता है कई साथी नहीं देख पाए, और बाद में जब देखते हैं तो भी बहुत सारे साथी नहीं देख पाते हैं। इसलिए उन जो छोटी सी मिस्टेक्स रही थी, मैं उसको वापस पहले तो वो सही करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कल एक जगह यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, जिनेवा की जब बात आई थी, जेनेवा के बारे में, तो जेनेवा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की जब आया था, तो मैंने बताया था कि ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो वहीं पर एक साथी ने बताया कि सर ये जेनेवा इसकी राजधानी नहीं है। बिल्कुल आपने सही बताया, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। जेनेवा जो है वहाँ का एक मुख्य शहर है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर संस्थाएं भी हैं। तो जेनेवा मेरे ध्यान में रह गया। तो जेनेवा इसकी राजधानी नहीं है, बर्न इसकी राजधानी है। जेनेवा जो हमने कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर इसका उल्लेख आया था। तो एक तो इस फैक्ट्स को आप सही कर लेंगे, बर्न उसकी राजधानी है। एक और आया था जब हम बात कर रहे थे अन्वेषण, अन्वेषण की जब संधि विच्छेद करी थी, क्योंकि ये हिंदी का ही है तो इस पे तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना था। मैंने अन्वेषण में यहाँ पर ए बड़ी मात्रा ले लिया था, जबकि जब ऐषण हम लिखते हैं तो बिल्कुल सही है ऐषणा, या फिर ऐषण यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो छोटी मात्रा आना ही चाहिए, अनुधन ऐषण। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत सारे साथी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, और ये बिल्कुल रखना चाहिए। जहाँ पर भी मिस्टेक हम उसको जरूर वापस सही करेंगे, ठीक है। तो अनुधन ऐषण, इसको आप देख लीजिए, इसको ऐषण को आपको इस तरह से लिखना चाहिए। तो दो तो ये हो गए, और एक थोड़ा सा बहुत जेन्युइन, इसको आप सभी को देखना चाहिए। कल हमने एक सवाल लिया था निर्लेप, तो निर्लेप जब हमने बात की थी, इसके हमने जब संधि विच्छेद किया तो संधि के नियमों के हिसाब से निय धन लेप हमने लिखा था। इसका आंसर हमने निय धन लेप माना था। संधि के नियम के हिसाब से ये सही है कि जब संधि ई के बाद विसर्ग आता है, कोई भी जब गोष्वर्ण आता तो विसर्ग र में बदल जाता है, संधि के नियम के हिसाब से सही है। लेकिन इसमें जब मैंने और रिसर्च किया, क्योंकि आप साथियों का मैसेज आया, हालांकि मैंने भी इसके पहले जब कराने से पहले भी काफ़ी देखा था, एक दो साथियों से भी पूछा था, मुझे भी इसमें डाउट लग रहा था। लेकिन क्योंकि ये सवाल पहले एग्जाम में आ रखा है और एग्जाम में इस आंसर को सही माना गया था, लेकिन जब मैंने राघव प्रकाश पुस्तक को वापस देखा, क्योंकि मैं भी राघव प्रकाश पुस्तक को फॉलो करता हूं, मैंने पढ़ाने से पहले भी देखा था, लेकिन मुझे इस सवाल में डाउट था। मैंने और साथियों से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि एग्जाम में इसको सही मान रखा था, इसलिए मैंने इसको बताया, क्योंकि नियम भी यही लागू होता है। लेकिन ध्यान देना, उसके बाद मैंने और मेरे मित्र जो हिंदी पढ़ाते उनसे डिस्कस किया, मैंने राजस्थान बोर्ड की किताब भी देखी, तो वहां पर इस बारे में, क्योंकि ये जो वर्ड है नी और दू में, एक तो नी के लिए आप देख सकते हैं और एक दू के लिए, यहां पर यह माना जाता है कि संधि करते समय नी और दू जो आता है वो सही शब्द नहीं है। नी और दू से हमें संधि नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से इस नियम का अपवाद है। कैसे करना चाहिए? जब नी और दू आता है वहां पर हमें या तो जैसे र आता है तो निर मानना चाहिए, और कहीं बार जब श आता है तो हमें निस मानना चाहिए। तो निर और निस हमें ये मानना चाहिए, नी नहीं होगा। इसी तरह से जब दू आता है तो दू में हमें या तो दुर मानना चाहिए या फिर दुष मानना चाहिए, ये दोनों सही होगा। तो इस चीज को भी आप सही कर लेंगे। मैंने ऐप पर भी इसको वापस सही करवाया। तो निह धन लेप का जो सही संधि विच्छेद होगा वो निर प्लस लेप होगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, जैसे निर्गुण, तो निह धन गुण नहीं होगा, निर्धन गुण होगा। दुर्बल, तो दुर प्लस बल होगा, दुर टू धन बल यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कुछ थी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीज़ें साथ में देखते रहे और इसको सही भी करवाया। आगे अगर कोई ऐसी चीज़ आए तो जरूर आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं सारे कमेंट्स आपके देखता हूँ।
चलिए अब आज का वापस सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में भी इसी तरह का सवाल है। पहला सवाल हिंदी का है और वो सवाल भी इसी तरह का। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल लिखा हुआ निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है। देखो यहाँ पर भी निष्कपट इसी तरह का। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस नियम को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नी वर्ड आता है, ये जो नी है और जो दू है, इसमें हमें संधि को ये सही नहीं माना जाता है। हमें या तो निस लेना है या फिर निर लेना है, वो डिपेंड करता है कि शब्द क्या है। यहाँ पर क्योंकि श आ रहा है तो यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद, देखो वैसे तो ऑप्शन से पता चल जाता है निशु कपट हो नहीं सकता, निषधन कपट भी नहीं होगा, और निश प्लस कपट पूरा देर का वो भी नहीं होगा। इसमें जो होगा निस प्लस कपट, ये इसका सही आंसर होगा। तो निष्कपट, निष्फल, ठीक है। जब हम निर्गुण, वहां पर निर्धन गुण, इस तरह से यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का। निष्फल में कौन सी संधि है। तो पहले तो अभी हमने बात की थी, इसमें संधि विच्छेद में हमें निस प्लस फल ये लेना चाहिए। जब ये आ रहा है तो अब इसमें हम विसर्ग संधि नहीं मानेंगे, इसका सही आंसर होगा व्यंजन संधि का। ये एग्जाम्पल हो जाता है। राजस्थान बोर्ड की किताब में भी इसको यही माना गया है कि नी और दू मानना सही नहीं है, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि के साथ रखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। कल ही हमने बात की थी, स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, जिसमें आया देखो गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग स्वर संधि। ये स्वर संधि का भेद नहीं है, एक वैसे विसर्ग स्वर संधि होती नहीं, विसर्ग संधि होगी केवल, तो आप इसको विसर्ग संधि मान सकते हैं। तो हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है, आप फटाफट अपने जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे तो ये हिम प्लस आले इस तरह से बनेगा, और इन दोनों को जोड़कर ये हिमालय। मैंने कहा जहां पर भी बड़ी मात्रा आती है, देखो यहाँ पर अ और आ जुड़कर बड़ी मात्रा हिमालय बन जाएगा। जहां पर भी बड़ी मात्रा आती है, चाहे वो आ की हो, चाहे वो ई की हो, चाहे वो ऊ की हो, वो बड़ी मात्रा जहां पर भी आती है वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, फटाफट आप मुझे उसके आंसर बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दे रहा हूं दीर्घ संधि का ही, आप मुझे उसका संधि विच्छेद करके बताएंगे। यहां पर शब्द मैंने लिखा है सावधान, आप मुझे फटाफट इसका संधि विच्छेद करके बताइए। एक शब्द मैंने यहां पर लिखा महामात्य, आप मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताइए। एक शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्यवर्त। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, पढ़ाते समय कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी कोशिश करूंगा कि दूंगा, ताकि आप साथ साथ में करते भी रहें। ये 3 शब्द आपके सामने हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो मैं फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो जरूर है, लेकिन आप लाइव चैट कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रीमियर किया हुआ और आपके लाइव चैट को मैं पढ़ रहा हूँ। तो सावधान, महामात्य, आर्यवर्त, तीनों में दीर्घ संधि है। इन दीर्घ संधि के आप संधि विच्छेद कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है लड़कपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। लड़कपन शब्द दिया हुआ है, उसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन आपके सामने है, लड़क प्लस पन, सीधा सीधा यहां पर बन रहा है लड़का प्लस पन, लड़क प्लस अपन, लड़का प्लस अपन। देखो मैं यहाँ पर प्लस वर्ड बोल रहा हूँ, वैसे जब हिंदी पढ़ाते तो धन शब्द आना चाहिए। अब मैं हिंदी का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं सामान्यज्ञ हूँ। मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी में आपको पता होगा वहाँ पर विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर सामान्यज्ञ की जरूरत पड़ती है। सामान्यज्ञ का मतलब विशेषज्ञ कोई एक विषय का एक्सपर्ट होता है, सामान्यज्ञ जिसे हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। तो मैं किसी भी विषय का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता हूँ, हर विषय में थोड़ी थोड़ी सी पकड़ है, लेकिन हाँ इतनी पकड़ है कि हम कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप उसे देखेंगे तो आपको उसका फायदा ही होगा। इस एक वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक वीडियो में आपका हिंदी, इस वीडियो की मैं अगर स्पेशली बात करूं, वैसे तो हम एसआई का जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम हिंदी कवर करेंगे, राजस्थान का इतिहास आएगा, भारत का इतिहास आएगा, पॉलिटी आएगा, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर, सारे सवाल इसमें कवर हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखो लड़कपन, वैसे लड़कपन किससे बना है, लड़का शब्द से बना है, तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो मूल शब्द है वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो लड़का यहाँ पर आ रहा है, एक लड़का यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें लड़का प्लस अपन नहीं होगा, लड़का प्लस पन से ये बना है, तो इसका सही आंसर होगा लड़का प्लस पन। अब ये कोई विषय, ये विशेष संधि, ये संस्कृत वाली संधि नहीं है, कुछ शब्द हिंदी के संधि से भी बनते हैं, तो यहाँ पर इसको हम हिंदी की संधि कह सकते हैं, हिंदी के वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे हम कहते हैं बचपन, तो बचपन कैसे बनेगा, वो बच्चा प्लस पन से बनेगा। बचपन जो है अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो बच्चा शब्द से बना हुआ, तो बच्चा प्लस पन इस तरह से हो जाएगा। छुटपन, छोटा प्लस पन, छुटपन हो जाएगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल और देता हूं, आप मुझे उसका संधि विच्छेद करके बताइए। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं हथकड़ी,
हथकड़ी, ये ढ वाला आएगा, ढ ये वाला नहीं आएगा, ये होते ही तो अलग हो जाता हूँ, फिर वो शराब हो जाता है, हथकड़ी है ना, हाथ से बनी हुई घड़ी, हथकड़ी। इसी तरह से मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, जैसे रनिवास, इसका क्या होगा आप मुझे करके बताइए। जैसे पनघट, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, फटाफट आप करके बताइए इनका आंसर क्या होगा। मैं अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल आपके सामने है, साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधवा आचरण, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। पहले तो मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि इसमें कौन सी संधि है, जो संधि का भेद कौन सा है। इसमें यण संधि होगी। कल ही हमने बात की कि व या फिर य के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। यहीं से संधि विच्छेद भी हो रहा है और यहीं से संधि बन रही है, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। और मैंने आपको यण संधि का यहाँ पर नियम बताया था कि जब जहाँ से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं और वह है तो आगे आधे अक्षर पर ऊ की मात्रा आ जाती है। तो इसका देखो सा ध है और वह है तो यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साधु और यहाँ पर हो जाएगा आचरण। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा साधु धन आचरण। कौन से ऑप्शन में? साध प्लस चरण ये नहीं होगा, साधु प्लस चरण नहीं होगा। मूल शब्द इसमें देखो साधु शब्द है और साधु के आचरण से ये बना साधवाचरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधु धन आचरण। मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ यण संधि के, आप मुझे और करके बताइए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मध्वरी, मुझे फटाफट आप इसका संधि विच्छेद करके बताइए। कुछ और वर्ड लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्वच्छ, स्वच्छ में भी यण संधि है, आप मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताइए। एक शब्द और लिखता हूं मैं, य से ले लेता हूं पर्यटन। पर्यटन में ध्यान रखना, पर्यटन में यण संधि आएगी, मुझे आप इसका संधि विच्छेद करके बताइए। मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं, अगर मैं देखता हूं आपको कमेंट में इसका आंसर मिल जाएंगे, मुझे पता है बहुत सारे साथी जरूर करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आप मुझे वो भी कमेंट में लिख देना, मैं अगले वीडियो में फिर से इसके बारे में बता दूंगा। वैसे अगर आप सर्च करेंगे, कुछ चीज़ें आपको सर्च भी करनी चाहिए, सर्च करेंगे तो किताब में सारे आंसर वैसे भी आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम, छठा सवाल हमारे राजस्थान जीके से आ गया, राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे। तो अगला सवाल आपके सामने, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? देखो मैक्सिमम सवाल हमने कोशिश की वही लिए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिनके बार बार रिपीट हुए हैं, ये सवाल और रिपीट होने की संभावना है। ये सवाल पटवार एग्जाम में आ चुका है, ये सवाल सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इस तरह के सवाल। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है। सवाल आपके सामने, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का या बाजरा? देखो मक्का और बाजरा तो बहुत बाद में आते हैं, हम जानते हैं जो सबसे पहले आया था चावल भी प्राचीन समय से प्रचलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। ध्यान दीजिए, आहड़ जो सभ्यता के लोग थे वो चावल से भी परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे, जौ से भी परिचित थे, लेकिन अगर सवाल आए सबसे अच्छी प्रकार से किससे परिचित है, ज़्यादातर जगह पर जहां पर भी आहड़ सभ्यता फैली हुई थी ज़्यादातर जगह पर हमें चावल के ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग वहां पर चावल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। पटवार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, सेकेंड ग्रेड में भी यह सवाल आ चुका है। कुछ आहड़ सभ्यता के बारे में और जान लेते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता होगी। आहड़ उदयपुर में ये सभ्यता मिली थी, किस नदी के किनारे मिली थी ये भी आपको पता होना चाहिए, बनास नदी के किनारे ये मिली थी। खोज किसने की थी? तो 1953 में 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, एक के व्यास में यहां पर लिख देता हूं अक्षय कीर्ति व्यास, ये आपको नाम ध्यान में रखना चाहिए। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इसकी खोज हुई। इसके अलावा इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि तांबे के बहुत सारे, ताम्रवती नगरी, तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, ताम्रवती नगरी। आगाटपुर भी इसको कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। आगाटपुर और इसके अलावा धूलकोट, सवाल ये पूछा जाता है स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकोट। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक बेल की मूर्ति मिली है, वृषभ की मूर्ति भी आ सकता है, एक ही बात है, जिसको बनासियन बुल कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो बनासियन बुल कहाँ पर मिला था? तो यहाँ पर ही मिला है। क्लियर? तो ये था आहड़ सभ्यता के बारे में, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? आप अपना जवाब दे सकते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, ये राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है।
किस स्थान पर सबसे प्राचीन सभ्यता का अवशेष तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर और कालीबंगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में, बालोतरा ये भी बाड़मेर में, आहोर जालोर में और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है ये आप मुझे बताइए। कालीबंगा आता है हनुमानगढ़ में। इसका सही आंसर भी यही है, सबसे प्राचीन जो अवशेष पाए गए हैं वो कालीबंगा में पाए गए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? तो वर्तमान में ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन समय में इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था, तो सरस्वती नदी उस समय ये सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता थी कालीबंगा, ये जो सभ्यता है। तो इसका सही आंसर हो गया कालीबंगा। कुछ और फैक्ट्स हम कालीबंगा के बारे में जान सकते हैं। एक तो बहुत ही बेसिक सा फैक्ट पूछा जाता है, मेरे ख्याल से सभी साथियों को आता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां मिली थी, ध्यान देखिए, तांबे की काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका यह नाम कालीबंगा पड़ गया, यानी काले रंग की चूड़ियों की वजह से। मुझे बताइए इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी श्री अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष। बाद में नाम और आता है कि इसका उत्खनन किसने करवाया? तो बीबी लाल, यानी ब्रजवासी लाल, बीबी लाल और बीके थापर, बाल कृष्ण थापर, इन्होंने इसका उत्खनन करवाया। तो अमलानंद घोष इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा बीवी लाल और बीके थापर ने इन्होंने यहाँ पर इसका उत्खनन करवाया। कुछ और फैक्ट्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कालीबंगा हमने लिख दिया, घग्गर नदी के किनारे हुआ। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है, विश्व में सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, विश्व के सबसे प्राचीनतम यही मिले थे। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहीं पर मिलते हैं। हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के मकान मिलते थे, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। तो ये भी यहाँ पर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कच्ची ईंटों के यहाँ पर मकान। बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम थी, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। और इसके अलावा एक शव के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। जो यहाँ पर शव मिले हैं, शव के साथ ही जो कंकाल मिले हैं, तो ये एक माना जा सकता है कंकाल के साथ उनकी दैनिक वस्तु, दैनिक जरूरत की वस्तुएं भी मिली थी। तो ये माना जा सकता है कि जब वहाँ पर दफनाते थे तो दैनिक जरूरत की वस्तुएं भी साथ में दफनाते थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं कालीबंगा के बारे में। बाकी आपको इनका समय कब रहा है वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये लगभग रहा था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 के आसपास, ये इनका टाइम रहा था। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी कहा है? ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है, किसने कहा था? तो किसको कहा जाता है ये तो हमें पता चल गया सवाल के अंदर ही, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। तीसरी राजधानी, इसका मतलब पहली और दूसरी राजधानी भी रही थी। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि पहली और दूसरी राजधानी कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य नगर हम पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हो गई इसकी पहली और दूसरी राजधानी, इसी को माना जाता है। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, उनका यह मत था कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाना चाहिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आज के समय में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर यह है। ये सारे के सारे अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश स्थान आज के वर्तमान पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वहीं पर पनपी थी सिंधु नदी के आसपास। तो मैक्सिमम जो स्थान है वो पाकिस्तान में अब चले गए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके बाद तीसरी राजधानी जो तीसरा एक नगर था उसको हमने कालीबंगा में ये मिलता है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है? राजस्थान बनने से भी पहले 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान, यहाँ पर एक ये भी लिखा है कि ये परबतसर तहसील का गांव है। किनसरिया है, कुराड़ा है, किथलसर है या कालेटड़ा है? फटाफट इसका मुझे जवाब दीजिए। परबतसर तहसील गांव, और इसका सही आंसर है कुराड़ा। जो कुराड़ा गांव है वहां पर बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको तो औजार नगरी भी कहा गया है। इसमें आप एक फैक्ट और लिख सकते हैं, औजार नगरी। और बहुत सारे यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले थे कुराड़ा में। ये कुराड़ा की सभ्यता, कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बस इतना सा ही मिलेगा। कुराड़ा नागौर में है, परबतसर तहसील में। इसको औजार नगरी कहा जाता है। तांबे के बहुत सारे उपकरण यहाँ पर मिले थे, तांबे के उपकरण। बस इतने फैक्ट्स यहाँ पर काफ़ी है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ऑप्शन आपके सामने, नगर, टोंक, नलियासर, सांबर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक। ये सारे प्राचीन सभ्यता के सवाल चल रहे हैं। लगभग ये मानकर चलिए ये हर रोज टेस्ट होता है और हमने 3 से 4 टेस्ट में पूरा इतिहास कवर कर लिया था। राजस्थान का इतिहास पूरा हो गया था, भारत का इतिहास पूरा हो गया। 4 टेस्ट का मतलब है लगभग 1 महीना, और 1 महीने का मतलब यहाँ पर हमारे 24-25 शॉर्ट टेस्ट हुए थे। तो 24-25 शॉर्ट टेस्ट में हम राजस्थान का इतिहास पूरा कर लेंगे और भारत का इतिहास पूरा कर लेंगे। शुरुआत में बहुत सारे साथियों को ऐसा लगा था कि सर आपने तो 4 टेस्ट में पूरी इतिहास करवा दी, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा तेजी से पढ़े, शुरुआत में जो नए कैंडिडेट थे उनके लिए जरूर मुश्किल आई होगी, लेकिन जिनकी थोड़ी सी भी तैयारी थी उन्होंने जरूर इसको कवर कर लिया होगा। तो 4 टेस्ट में यानी कि लगभग ऐसे 24 से 25 टेस्ट में हमारी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर कवर हो जाएगी। हालांकि पूरे क्वेश्चन के साथ, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज में हम पूरी हिस्ट्री या फिर इस तरह की चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप डिटेल में भी देना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर कहूँगा, मैंने कुछ फ्री टेस्ट भी दे रखे हैं एसआई के। एक तो आप उनको देखिए कि किस तरह से आपको टेस्ट लगता है। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए आपको, जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है और फीस भी बहुत ही नाम मात्र रखी हुई है। 40 टेस्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, 20 हिंदी के टेस्ट है और 20 जीके के टेस्ट है। ओके, अब हम देखते हैं मालव नगर। तो ये मालव नगर, ये मालव गणराज्य की राजधानी ही थी, मालव नगर जिसको कहा जाता था, और ये कहा जाता था नगर, जो कि टोंक में आता है। नगर स्थान का नाम था, ये शहर है इसलिए नहीं, यहाँ पर नगर ही इसका नाम है, नगर टोंक। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये मालव गणराज्य की ही राजधानी थी। मालव प्राचीन एक मालव गणराज्य था, उसकी यहाँ पर राजधानी थी नगर टोंक। इसके अलावा नलियासर, ये सांबर है, सांबर झील के पास ये सभ्यता मिली थी। सुनारी, झुंझुनू में यहाँ पर ये मिली थी, सुनारी झुंझुनू। यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ, लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ पर मिली थी। एक फैक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, लोहे को गलाने की भट्टियाँ। इसके अलावा रेड, टोंक, रेड ये सभ्यता थी टोंक, इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। एक फैक्ट आप ये लिख सकते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। बहुत सारे यहाँ पर लोहे के उपकरण मिले, इसलिए प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको नाम दिया गया। लोहे का समृद्ध उद्योग यहाँ पर होते थे। क्लियर? तो नगर टोंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पॉलिटी में। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। हम जानते हैं कि भारत में हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं लोग सीधे। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है, आप देखते हैं कोई भी जो व्यक्ति लोकसभा में टिकट जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो व्यक्ति कितना विद्वान है, व्यक्ति को कितना ज्ञान है या कितना प्रसिद्ध व्यक्ति है। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि जिताऊ उम्मीदवार है या नहीं है। वहाँ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, भले ही वो बाहुबली हो, कोई भी किसी तरह के गुंडागर्दी किया हो, चाहे उसके प्रति कितने भी अपराध के मामले दर्ज हो, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को देखा जाता है। लेकिन दूसरा एक सदन और है, राज्यसभा। राज्यसभा में जो भारतीय संविधान वेता थे उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम किसी सदन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को ला सकते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि राज्यसभा में भी एक तरह से हारे हुए नेता को बैकडोर से लाया जाता है, लेकिन फिर भी एक तो जो मनोनीत हमने सदस्य रखे हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। उस 12 सदस्यों में हमने 4 क्षेत्र से वो लोग आते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं। मनोनयन का मतलब है उनका चुनाव नहीं होगा, उनको सीधे ही मनोनीत कर दिया जाएगा। तो 4 क्षेत्र कौन से हैं आप इसको याद रख सकते हो इस तरह से। कला है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है कला का, एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान का, तो ऐसे कला है, विज्ञान है। इसके अलावा साहित्य है, और चौथा है समाज सेवा। और अगर हम विधानसभा की बात करें, स्पेशली राजस्थान विधानसभा की, किसी भी विधानसभा में भी राज्यपाल वहाँ पर एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो वो सदस्य किन क्षेत्रों से आते हैं, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं सदस्यों, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो वो 1/6 सदस्य जो होते हैं
वो सदस्य किन क्षेत्रों से आते हैं, तो वहाँ 4+1 और होता है, वो एक होता है सहकारिता आंदोलन, ये एक एक्स्ट्रा होता है, ये फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये जो हमने ये जो सिस्टम लिया है मनोनीत करने का, या फिर अन्य सदस्य भी है कि वो विद्वान सदस्य आए, ये हमने कहाँ से लिया है, तो इसका सही आंसर होगा आयरिश गणतंत्र। आयरिश गणतंत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, आयरिश गणतंत्र, देखो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, हमने मनोनयन कहाँ से होता है, ये हमने आयरलैंड पढ़ा था, लेकिन आयरलैंड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, वास्तव में आयरलैंड को ही यहाँ पर आयरिश गणतंत्र लिखा है, तो इसका आयरलैंड कहो या आयरिश गणतंत्र एक ही बात है। मुझे बताइए कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया है। एक तो बहुत फेमस आप सभी जानते होंगे, नीति निदेशक तत्व। ये नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। अभी हमने बात की है कि हमने जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो सिस्टम हमने कहाँ से लिया, तो यह भी आयरलैंड से लिया हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, ध्यान देना, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो पद्धति भी हमने आयरलैंड से ही ले रखी है। ये सारे के सारे आयरलैंड से। इसके अलावा मुझे बताइए कनाडा से हमने क्या क्या लिया, फटाफट मुझे बताइए। कनाडा, देखो हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, भारत में फेडरल सिस्टम है, लेकिन वास्तव में वो फेडरल सिस्टम हमने अमेरिका जैसा फेडरल सिस्टम नहीं अपनाया, हमने इस फेडरल सिस्टम को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। तो हमने जो हमारी संघात्मक व्यवस्था अपनाई है यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो शब्द है वो भी कनाडा से प्रेरित है, और हमारी संघात्मक व्यवस्था जो है वो भी कनाडा से प्रेरित है, अमेरिका जैसी नहीं है। अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, वो आदर्श संघात्मक व्यवस्था की तरह माना जा सकता है, जहां पर राज्यों को भी उतनी पावर है जितनी केंद्र को पावर है। हमारे यहाँ पर राज्य को पावर कम है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। तो केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो और राज्य थोड़े कमज़ोर हो, ऐसी व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ यानी केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है, लेकिन इनके अलावा जो बचे हुए विषय उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ये अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ये भी हमने कनाडा से लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या क्या लिया है। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, जो भी हमारे व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार है, व्यक्ति को जो पावर देते हैं, कोर्ट को जो पावर देता है, कोर्ट को पावर देने का मतलब ही है कि हम कोर्ट नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं, नागरिकों को सशक्त कर रहे हैं। जो नागरिकों को सशक्त करते हैं, नागरिकों को जो अधिकार देते हैं, कोर्ट को जो अधिकार देते हैं, वो मैक्सिमम पॉइंट्स हमने अमेरिका से लिए हैं। सरकार को जो अधिकार देते हैं, सरकार की जो व्यवस्था है, संसद की जो व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से लिए है। तो संसद देखो यहां पर इस तरह से ले सकते हैं, संसद के जो भी प्रावधान है, सरकार के जो भी प्रावधान है, सरकार को जो भी शक्तियां देता है, वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। इसी तरह से नागरिक को जो भी अधिकार देता है, कोर्ट को जो भी अधिकार देता है, न्यायालय को जो भी अधिकार देता है, वो सारे के सारे हमने अमेरिका से लिए हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए, मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है, अगर ये संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे खारिज भी कर सकता है, रद्द कर सकता है। ये कहलाता है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। ये अधिकार कोर्ट के पास है। हमारी कोर्ट संसद के अधीन नहीं होगी, कोर्ट के पास, कोर्ट स्वतंत्र होगा, न्यायालय स्वतंत्र होगा। ये अधिकार भी, ये जो सिस्टम है ये भी हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से प्रेरित है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से ली गई है। हमारा जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल सेम वैसा नहीं है जैसा अमेरिका में, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ हमने इसको अपनाया, लेकिन जो मूल बात है वो अमेरिका से हमने ले रखी। और लास्ट में लिया हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, एक तो हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर लिया है। दूसरा हमारी प्रस्तावना की भाषा, ये भाषा, प्रस्तावना की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, वो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो इस एक सवाल से आपके बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आप देखिए एक सवाल से हम बहुत सारे सवालों को क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला सवाल, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें मैं खास बात बताता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको प्रस्तावना के साथ साथ इसका क्रम भी याद रहना चाहिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर खास बात क्या है,
प्रस्तावना जब हम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब देखो पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आप यहां पर देखिए कहीं पर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द नहीं लिखा है, यहां पर लिखा आ रहा है सार्वभौम सत्ता संपन्न। यहां पर सब जगह सार्वभौम सत्ता संपन्न लिखा आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सवाल यहां पर अलग तरह से, ये शब्द का अर्थ वही है, शब्द का अर्थ वही है, लेकिन शब्द अलग तरीके से लिखा है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी लिखा है, वहां पर अलग तरह का शब्द भी हो सकता है। संविधान में प्रस्तावना में हम अधिकांश पढ़ते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द पढ़ते हैं, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष लिखा गया। लोकतंत्र की जगह यहाँ पर जनवादी शब्द लिखा गया, और गणराज्य की जगह पर यहाँ पर गणतंत्र शब्द लिखा गया। शब्द अलग तरह से लिखे गए, इनका अर्थ वही है, तो आप इसको गौर से देखना। तो अब हम देखते हैं प्रस्तावना में क्रम क्या है। सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद दूसरा आता है समाजवादी, इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद आता है गणराज्य। ये क्रम है। अब आप इनको, इस क्रम को देख लीजिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पर सबसे पहले गणतंत्र आ रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर आ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी भी आ रहा है, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद आ गया जनवादी, तो जनवादी भी नहीं होगा, समाजवादी होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, शब्द अलग लिखे हुए हैं लेकिन अर्थ वही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा और प्रस्तावना से में और क्या क्या पूछा जा सकता है शब्दों के बारे में, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ये हम जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में लिखा हुआ है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता या समता, इक्वलिटी, समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा और आप ध्यान में रखेंगे 3 वर्ड और पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। लास्ट में जो खत्म होता है उसमें जो 3 वर्ड्स हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है, पहले भी आ चुका है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा, तो इन तीनों का क्रम ये होता है। क्लियर है। और भी प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैंने पॉलिटी के जो वीडियोस आपको बताए उसमें प्रस्तावना शुरू में सबसे पहला वीडियो मैंने प्रस्तावना से शुरू किए, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। मेरे ख्याल से ये सवाल तो आप देखते इसका आंसर दे सकते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर ये नाम है, तो B.R. अम्बेडकर शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में शॉर्ट में भी आ सकता है, वही नाम है B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। देखो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी आ गया, आ सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान बनने से पहले भारत में ही थे, भारत के ही निवासी थे। संविधान बनाने में इन्होंने भी अपना काम किया था, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा अलग थी, बाद में अलग पाकिस्तान बना, वो सारी अलग कहानी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसी बहुत सारी घटना भारतीय इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना से भी जुड़ी हुई है, तो सवाल आ सकता है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। अब जानते हैं संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर हम किसी का मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। तो इसका सही आंसर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। पवित्र दस्तावेज, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये भी एक तरह से इनका कहते हैं हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत का मतलब ये नहीं कि हमने एक किताब बना दी बस ये किताब है, नहीं। जैसे जैसा जीवंत दस्तावेज का मतलब जैसे जैसे हमारा समाज बदलेगा, जैसे जैसे हमारी राजनीति बदलेगी, हम संविधान में भी बदलाव ला सकते हैं। संविधान एक तरह से ऐसा नहीं है कि एक बार बुक बना दी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ये एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें भी बदलाव आना संभव है। तो इसका सही आंसर हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुछ और फैक्ट्स हम लिख सकते हैं, हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भी थी 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को इनको जन्म जयंती आती है। कुछ और फैक्ट्स जैसे
एक सवाल पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है, सेम एक ही बात है। कई बार ऐसा भी आ सकता है, पांडुलेखन समिति भी इस बारे में आ जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी कहें, प्रारूप समिति कहें या पांडुलेखन समिति कहते हैं, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस समय एक समिति बनाई गई उसके अध्ययन के लिए। उस समिति के अध्यक्ष, जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स, जैसे संविधान का जनक और जननी किसे कहा जाता है, ये सवाल भी आता है, तो इसका आंसर भी जनक भी और जननी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही आएगा। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो इसमें इस सवाल का उत्तर भी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, इस कारण इनको दक्ष पायलट भी कहा है। ये कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को वो संविधान की आत्मा कहते हैं। ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। संविधान की आत्मा वो अनुच्छेद 32 को मानते हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से ये सवाल हिस्ट्री से आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी, कौशाम्बी एक जगह का नाम है जो कि वत्स राज्य की राजधानी थी, किसके राज्यकाल में आए थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, शतानिक, उदयन, बोधि, नीचक्षु। प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कई और भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जब स्पेशल हिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है जैसे फर्स्ट ग्रेड में, उसकी बात अलग है। बाकी में जो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस की, तो वहाँ पर जो जैन और बौद्ध धर्म है, आप वैदिक काल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं वो जैन और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छा कर सकते हैं। प्री में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी इसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। किसके राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है लगभग उन्होंने पूरा भारत अलग अलग 17 जगह उनके आए थे, 17 जगह उन्होंने भ्रमण किया था, अफगानिस्तान तक भी गए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौशाम्बी वो किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी जो कि वत्स गणराज्य था उसकी राजधानी थी, वत्स गणराज्य की राजधानी। और जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर यहाँ के राजा थे उदयन। आंसर बी इसका सही उत्तर होगा। शतानीक, नीचक्षु, इनके बारे में मुझे जानकारी है। शतानीक और जो नीचक्षु थे ये भी उदयन के ही वंश के थे। नीचक्षु तो बहुत पहले के थे, लगभग नीचक्षु के 26वें वंशज थे उदयन। तो नीचक्षु तो इनके बहुत पहले थे, और नीचक्षु से भी पहला माना जाता है कि शतानीक तो इनसे भी पहले आए। ये जो वंश थे ये उदयन, नीचक्षु, ये सारे के सारे जो कुरु वंश है, कुरु वंश के ही माने जाते हैं। कि जो शतानीक के बारे में ये आता है कि शतानीक भीम और द्रौपदी के पुत्र थे शतानीक। एक शतानीक का बाद में भी उल्लेख आता है, तो शतानीक के बहुत बाद में नीचक्षु आए थे और नीचक्षु के बहुत बाद में उदयन आए थे। तो उदयन के काल में महात्मा गौतम बुद्ध कौशाम्बी यहाँ पर आया था। अब एक सवाल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, फटाफट आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कमेंट में लिखकर कि ये जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी वो किस किस के शासन काल में हुई थी। क्रम से आप मुझे लिखकर बताएंगे, चारों का क्रम सही से लिखना है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल में सिर्फ क्रम ही आता है कि किस क्रम में ये है। तो आप मुझे कमेंट में फटाफट लिख के बताइए किस क्रम में ये 4 बौद्ध संगीति हुई है। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 15। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन ही चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, आज जो तिथि है वो ये है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। क्या आप मुझे बता सकते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस मनाया जाता है इस दिन, यानी जन्म जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे उनका जन्म दिवस है आज। और इसका सही उत्तर भी, अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो जैन मत ही, जैन दर्शन में, और महावीर स्वामी ने ही दिया था। महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो जो ऋषभ देव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही माना जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के इनका जन्म दिवस आता, आज जन्म जयंती है। और अनेकांतवाद का जो सिद्धांत दिया था वो महावीर स्वामी ने ही दिया था। आपने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह इनके बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक नया सिद्धांत है। इसी अनेकांतवाद सिद्धांत को शादवाद भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये क्या है।
अब ये क्योंकि बहुत बड़ा दर्शन है, हो सकता है मैं इस पूरे दर्शन को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये दर्शन ही यही कहता है, ये दर्शन ही यही कहता है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान है, हमें ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास बहुत सीमित ज्ञान है, और एक बहुत हम जो ज्ञान रखते हैं वो भी सापेक्ष ज्ञान है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से सही है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति पूरी तरह से गलत है। न तो कोई पूरी तरह से सही होता है, न कोई पूरी तरह से गलत होता है। मैं ये तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम अपने विचार रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ, मेरी कोई विचारधारा है, तो ये विचारधारा के बारे में बात आ रही है। न तो कोई पूरी तरह से सही होता है, न कोई पूरी तरह से गलत होता है। अनेकांतवाद, शादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, ये भी इसको बोलते हैं। महावीर स्वामी इसमें यह कहते हैं, हम सबको ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सब में बहुत सीमित ज्ञान है, और हमारा जो ज्ञान है वो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है बहुत बढ़िया। एक हाथी का और कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं, वो उनको पकड़कर वो अपने बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर खड़ा होता है, और जब उससे पूछा जाता है भी क्या है, तो वो हाथी की पूंछ को कहता है कि ये तो एक रस्सी है। देखो, जो व्यक्ति बता रहा है उसके हाथ में जो पकड़ के देख रहा है तो उसको वो रस्सी लग रही है, पर क्या वास्तव में वो रस्सी है क्या? नहीं है। एक व्यक्ति जो हाथी का पैर पकड़कर वो कहता है कि ये तो एक खंबा है। एक व्यक्ति हाथी की सूंड पकड़ता है, वो कहता है ये तो कोई अजगर की तरह कोई जीव है। एक व्यक्ति हाथी का कान पे हाथ लगाता है तो लगता है कि ये तो छाजले के समान है, जो छाजला होता है वो वैसा उसको दिखता है, तो उसको लगता है वैसा है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में सही है, वहां पर व्यक्ति कोई गलत नहीं है। जो व्यक्ति हाथ लगा रहा है, हाथ से जो महसूस कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, लेकिन क्या वो वास्तव में सही है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, वो वास्तव में सही नहीं, वास्तव में तो हाथी है। तो यहीं पर महावीर स्वामी समझाना चाह रहे हैं कि हम उतना ही चीज़ें जानते हैं जितनी हमारी समझ है, हमारी दृष्टि है, जितना हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान सापेक्ष होते हैं। हम कोई भी विचार रखते हैं तो हमारी धारणाओं के आधार पर हम विचार रखते हैं। हो सकता है कि हमारा ज्ञान ही उतना ही हो, उतना ही हम बात रख सकते हैं, और जितना हम ज्ञात रखते हैं। देखो, हो यही बात है कि सारे व्यक्ति न तो सही हो सकते हैं, न तो वो पूरी तरह से सही है, न वो पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आती है, ये जो मूलतः दर्शन दिया गया वो विभिन्न धर्मों को सहिष्णुता को लेकर दिया गया है। हर धर्म यही कहता है, आज सारे धर्मों की लड़ाई यही है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म गलत है, मेरा धर्म अच्छा है, उनका धर्म बुरा है। तो महावीर स्वामी कहते हैं न तो कोई पूरी तरह से सही है, न ही कोई पूरी तरह से गलत है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म गलत है, तो वो सिर्फ अपनी सीमित दृष्टि से कह रहा है, जितना उसका ज्ञान है उसके आधार पर कह रहा है। यहाँ पर अनेकांतवाद का मतलब है कि जो कोई भी हम तथ्य रखते हैं, उसके जो भी विचार रखते हैं, उसके और भी अनेक पक्ष भी हो सकते हैं, और भी पक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने शादवाद को सापेक्षवाद भी कहा है। हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है, जितनी हमें जानकारी होती है उसके आधार पर हम कोई भी धारणा निकाल पाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सही है। प्रशासन में शायद में वो ऐसा कह सकते हैं, संभवतः आप कोई भी बात कहें तो आप इस तरह से कहना चाहिए कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी बात पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। कोई भी विचार पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। ये चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में भी उतारें तो बहुत काम आ सकती है। प्रशासन में तो ये बहुत काम आती है। जब हम प्रशासन सेवा की तैयारी करते हैं तो हमें जीवन धर्म में वास्तव में उनकी शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि जब आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से बात करें कि शायद, अगर आप उसके किसी भी बात के अगर आप शायद लगा दें तो आप कभी गलत नहीं होंगे। अगर आप कोई भी बात करते समय उसके पहले अगर शायद लगा दें तो आपको कभी कोई गलत साबित नहीं कर पाएगा। कैसे? आपने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो, अगर बाद में ऐसा नहीं होता है तो आपने पहले ही कह दिया कि शायद ऐसा हो सकता है, हो जाएगा तो आपकी बात सच हो जाएगी, और नहीं भी होगा तो आपकी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आपने इसके आगे शायद जोड़ दिया था। यही शायदवाद का एक तरह का सिद्धांत है। तो कोई भी बात पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से गलत नहीं है। ये एक अनेकांतवाद का सिद्धांत था, ये जैन मत में दिया गया है। अब जो मैंने आपको समझाया है वो भी मेरे अपने सीमित ज्ञान के आधार पर समझाया है। शायद ये भी पूरी तरह से मैं नहीं बता पाया हूँ, शायद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। समझ गए होंगे मेरी बात। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। क्या विभिन्न अवधियों कथन, देखो यहाँ पर कथन दे रखा है, तर्क दे रखा है, और आगे लिखा कौन सा कथन ठोस है, केवल तर्क ठोस फर्स्ट ठोस है या केवल सेकंड, हमें यहाँ पर ये जवाब देना है। क्या विभिन्न अवधियों की सावधि बैंक जमाओ, जो फिक्स डिपॉजिट होती है, के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आजकल आरएस में
और एसआई में रीजनिंग में इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि एसआई में तो रीजनिंग और मैथ से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन आप आरएएस में रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 सवाल लगभग रीजनिंग से आते हैं और 10 सवाल मैथ्स से लगभग आते हैं। तो 10 सवाल रीजनिंग में से 3 से 4 सवाल इस तरह का आ जाता है जिसमें कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, इसके बारे में आ जाता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या विभिन्न अवधियों की सावधि बैंक जमाओं के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? अब यहाँ पर तर्क, हमें ये नहीं देखना, देखो यहाँ पर आंसर क्या है ये नहीं देखना, हमें सिर्फ तर्क की बात करनी है कि तर्क कितना मजबूत है, तर्क कितना कमजोर है। तर्क नॉर्मली हाँ और नहीं दो ही तर्क बनेंगे, या तो हाँ भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमें हाँ और नहीं को नहीं देखना, हमें तर्क को देखना कि तर्क कितना मजबूत है। ये कह रहा है एक ही ब्याज दर होनी चाहिए, तर्क फर्स्ट कह रहा है कि नहीं, एक ब्याज दर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए, इस कारण से लोग दीर्घ अवधि के लिए धन बैंक में जमा नहीं करेंगे और इसके परिणामतः बैंकों का लिक्विडिटी यानी द्रव्यता स्तर कम हो जाएगा। बैंकों के पास पैसा कम जमा होगा अगर हम एक ही ब्याज, ये कह रहा है अगर लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो आप ज़्यादा रख सकते हैं या फिर कम रख सकते हैं। कम टाइम के लिए रख रहे हैं तो जैसे भी ब्याज अवधि रखा, हम यहाँ पर ब्याज दर रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन अगर एक ही ब्याज दर रखेंगे तो बैंकों की लिक्विडिटी कम हो सकती है, इसका ये नुकसान हो सकता है। ये इसका तर्क है। दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, एक ही ब्याज दर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों के लिए ज़्यादा सरल होगा और बैंकों में अधिक धन रखने के लिए वे प्रेरित होंगे। दो तर्क आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सा तर्क आपको ठोस लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड। हो सकता है कई साथियों को समझ में नहीं आए करना क्या है, और कई साथियों को ऐसा लग रहा हो कि हाँ फर्स्ट ज़्यादा ठीक है, कईयों को लग रहा हो या सेकंड ठीक है। कौन सा ज़्यादा सही आंसर होगा? देखो मैंने आपको वही बताया, कथन तर्क में कुछ रूल्स होते हैं, बाकी कई बार ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है इसका सही आंसर क्या माना जाता है, कई बार ऐसा होता है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे। पहली चीज़ तो इसको भूल जाइए कि इसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं पर आपको नहीं जाना है, आपको ये देखना कि तर्क क्या है। तर्क यह कह रहा है कि लोग दीर्घ अवधि के लिए धन बैंक में नहीं रखेंगे, इससे बैंकों का द्रव स्तर कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये तर्क काफ़ी ठोस दिया जा रहा है। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? क्योंकि इससे बैंकों की लिक्विडिटी पर फर्क पड़ सकता है। तो जो तर्क दिया जा रहा है वो मजबूत दिया जा रहा है। यहाँ पर तर्क फर्स्ट ठोस है। दूसरा, हाँ ये आम लोगों के लिए ज़्यादा सरल होगा और बैंकों में अवधि अधिक धन रखने के लिए वो प्रेरित होंगे। देखो यहाँ पर अगर दूसरे तर्क की बात करें तो ये कह रहा है कि ये आम लोगों के लिए ज़्यादा सरल होगा। अगर हम एक ही रेट रख देंगे ब्याज की तो आम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, उनके पास सीधे सीधे क्लियर होता है, उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बैंक में अधिक धन रखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तर्क भी मजबूत हैं, बहुत ठोस तर्क है, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर नहीं, हाँ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ध्यान रखिए, हमें हाँ और नहीं पर नहीं जाना है, हमें तर्क पर जाना है। हो सकता है कि यही हाँ और नहीं हो लेकिन तर्क दूसरा देते हैं। एक ही ब्याज दर होने से हम कह देते हैं कि हाँ एक ही ब्याज दर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ही ब्याज दर, देखो यहाँ पर मैं इसको अगर कथन को थोड़ा सा बदलूं, एक ही ब्याज दर होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम कह देते हैं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे धन का स्तर कम हो सकता है। सिर्फ मैं अगर इतना लिख देता हूँ बैंकों का द्रव्यता स्तर कम हो सकता है, अगर मैंने कोई तर्क नहीं दिया तो ये कमजोर तर्क हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कथन ले सकते हैं, जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए, इस घातक महामारी को देखते हुए सरकार को सख्त लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ये मेरा कथन है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने दो तर्क रखता हूँ, तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड। मैंने यहाँ पर कहा है कि सरकार को सख्त लॉकडाउन लगा देना चाहिए। पहला मैंने आपको लिखा कि नहीं, मैंने अपना कथन कहा है कि सरकार को सख्त लॉकडाउन लगा देना चाहिए, मैंने कहा कि नहीं, सख्त लॉकडाउन लगाने से लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है। गरीब लोगों, सबसे अधिक गरीब लोगों के पर संकट आ सकता है, और अगर उनकी आजीविका पर संकट आया तो इसका मतलब उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। ये तर्क कैसा है? ये तर्क वास्तव में एक मजबूत तर्क है, तो इसको ठोस मानेंगे। दूसरा मैं दूसरा तर्क दे रहा हूँ, हाँ लगा देना चाहिए। मैंने कहा कि क्या सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? मैंने कहा हाँ लगा देना चाहिए, क्योंकि महामारी बहुत गंभीर रूप से फैल रही है और व्यक्ति के जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। महामारी अभी बहुत गंभीर रूप ले चुकी है और व्यक्ति के जीवन को बचाने से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो आप ये जो तर्क दिया है ये भी एक बहुत मजबूत तर्क है। तो यहाँ पर हाँ नहीं देखना कि तर्क देखना कितना। अब मैं इसको तर्क को बदल देता हूँ, नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, सख्त लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, इससे आम लोगों को असुविधा होगी। अब मैंने जो तर्क दिया है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाएंगे तो आम लोगों को असुविधा होगी, ये बहुत ही एक नॉर्मल सा तर्क है।
सिर्फ हम आम लोगों की असुविधा से बचने के लिए लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा तर्क देता हूं कि आम लोगों को असुविधा होगी, ये एक बहुत कमज़ोर तर्क है। तो इस आधार पर मैं नहीं कह सकते ना, मैं कहता हूँ हाँ लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि घरों लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे और महामारी फैल सकती है। ये भी एक बहुत कमज़ोर तर्क है। यहाँ पर मैंने पहले वाला जो तर्क दिया वो लोगों की ज़िंदगी से जोड़ कर दिया, जबकि यहाँ पर लोगों की सिर्फ सुविधा के लिए दिया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सामान्य से तर्क दिया है कि लोग बाहर निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो वो महामारी नहीं फैलाएंगे। महामारी फैलने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यही हाँ और नहीं में तर्क कमज़ोर भी हो सकते हैं, तर्क मजबूत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तर्क को देखा जाना चाहिए, न कि नहीं और हाँ को। कई बार हम नहीं और हाँ अपने अनुसार आंसर दे देते हैं। अगर मैं कहूँ क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए, आप में से कई लोगों का आंसर हो सकता है नहीं लगाना चाहिए, और हाँ को आप गलत कर देंगे कि हाँ ये नहीं लगाना चाहिए, नहीं इसका आंसर होगा। नहीं, हमें नहीं और हाँ को नहीं देखना है, हमें तर्क को देखना कि तर्क कितना मजबूत है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप इस तरह के कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अब ये मैथ्स का सवाल आ गया, चलो एक मैथ्स का सवाल भी सोल्व करते हैं। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का, ध्यान रखना ये शेष कह रहा है, 20% खर्च करने के बाद जो बाकी बचता है उस शेष का वो 40% अपने भोजन पर तथा शेष का, यानी ये खर्च करने के बाद जो बचा हुआ है शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत, शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वार्षिक बचत कह रहा है 14,400 रुपये हो, तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी है। यहाँ पर वार्षिक बचत दे दी है और यहाँ पर मासिक आय। कई बार हमारी गलती यहीं पर होती है, हम या तो वार्षिक निकाल लेते हैं या फिर मासिक निकाल देते हैं, जबकि यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। तो एक तो सवाल को सही से पढ़ना है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर ये कॉमन होता है कि वो अपनी आय का 20% इस पर खर्च करता है, 10% इस पर खर्च करता है, 30% इस पर खर्च करता है, तो टोटल हम जोड़ लेते हैं कि टोटल इसका 80% खर्च हो रहा है, 20% बचत हो रही है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है कि शेष का इतना खर्च करता है। वैसे तो ये फॉर्मूले से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं देखो, मान लेते हैं कि उसकी आय परसेंट है, तो जो 100% का मतलब 100 पर निकालते, इसलिए मैं इसकी आय मान लेता हूँ कि इसकी आय 100 रुपये है। ठीक है, उसकी आय 100 रुपये है। अब ये कह रहा है अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो ये आय में से अगर 100 में से अगर 20 रुपये हम माइनस निकाल दे, 20% शिक्षा पर खर्च हो गया, तो पीछे कितना बचा है, पीछे 80 रुपये बचता है। ठीक है, शेष का, अब शेष कितना बचा, 80 रुपये, शेष का 40%। अब आपको इसका 40% निकालना आना चाहिए। 80 का 40% कितना होता है मुझे बताइए। मेरे ख्याल से जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। 80 का 40% होता है 32, 8 चौक 32। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 40% निकालना तो 40/100 इंटू 80 का निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32। तो 32, 80 में से 32 रुपये वो अपने भोजन पर खर्च कर देता है। परसेंटेज निकालना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे 40% कह रहा है, किसी का भी 10% निकालना हो तो यहाँ पर 1 जीरो हटा दीजिए, 10% आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। 10% 8 है, तो 40% यानी 4 गुना कर दो, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 80 में से 32 अब खर्च हो गया भोजन पर, तो 80 में से अगर 32 निकाले तो यहाँ पर हो जाता है 50 और 48, पीछे अब उसके पास 48 रुपये बचे हैं। शेष का 50%, 48 का 50%, यानी 48 का आधा, 50% का मतलब होता है आधा, तो उसका 24 रुपये आप माइनस कर दीजिए, वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास लास्ट में कितने पीछे बचे, 48 में से 24 गया, तो 24 रुपये और बचते हैं उसके। 100 में से 24 रुपये बचे। मैं सीधा ट्रिक करके बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, बाकी आप सिर्फ सवाल को पढ़ते पढ़ते इसका जवाब दे सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट में उसके पास 24 रुपये बचते हैं, उसकी बचत 24 रुपये हो रही है। अब कह रहा है यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये है, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। अब देखो इस सवाल को करना बहुत आसान है। कैसे, अगर हम परसेंट में देखें तो उसकी बचत कितनी है, 24%। रुपए में देखें तो कितनी है, 14,400। इसका मतलब क्या हुआ कि 24% बराबर 14,400 रुपये। अगर आप ये समझ पाए यहाँ तक, अब सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। 24% बराबर 14,400 है, हमें इसकी आय निकालनी, तो आय हमने माना था 100 रुपये। 24% अगर 14,400 है तो 100% बराबर कितना होगा, देखो अभी इसका आंसर निकल जाएगा। 24%, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, 24% बराबर 14,400। तो 1% कैसे निकालते हैं मुझे बताइए, 1% कैसे निकालते हैं। मैं कहता हूँ कि 10 पेन 100 रुपये के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, आप कहेंगे 10 रुपये का। कैसे निकाला, 100 में 10 का भाग दे दिया। 10 पेन 100 रुपये के, तो एक पेन 100/10 यानी कि 10 रुपये का। तो 1% निकालने के लिए आप इसमें इसका भाग दे दीजिए,
पदम सर ने आपको मैथ्स बहुत पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ा है पुराग का मेथड उन्होंने बताया होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1% का मतलब है 24 का भाग देता है। अब हमें 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालते हैं? मैंने कहा एक पेन अगर 10 रुपये का आता है तो 5 पेन कितने आएंगे, तो आप 10 इंटू 5 कर देंगे, 50 रुपये का आएगा। तो हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ता है। एक निकालने के लिए भाग देना होता है। हमने एक एक नियम बचपन में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा, कोई भी एक का निकालना हो मान तो भाग दे दो, ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा कर दो। 100 का निकालने के लिए हमें से गुणा कर देना चाहिए, 24 इंटू 100। तो ये मेरे ख्याल से 6 बार कट जाएगा, तो 600 इंटू 100, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 60,000। कोई 60,000 आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन में आ रहा है 1,00,000, 5,000, 8,000 और ये 2,00,000 है। देखो ये जो 60,000 आया है ये कोई भी आंसर में नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो निकाला वो वार्षिक बचत पर निकाला है, यानी ये जो इसकी आय आई है वो वार्षिक आय आई है, ये आय वार्षिक है। जबकि हमें क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय कितनी है, महीने की आय कितनी है। तो महीने की आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 60,000 में साल की 60,000 है, 12 महीने में 60,000 है, तो मासिक आय कितना हो जाएगा? मासिक आय इसकी हो जाएगी 60,000 में हम 12 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लो कि इसकी आय 100 रुपये है, क्योंकि परसेंट पे निकाल रहे हैं। 20 रुपये शिक्षा पर खर्च कर देता तो पीछे बचा 80 रुपये। 80 का शेष का 40%, 80 का 40% 32 माइनस करने पर पीछे बचा 48 रुपये। 48 का भी 50% यानी 24 माइनस कर देंगे तो उसके पास पीछे बचता है 24%, यानी 24% उसकी बचत है। और बचत बता रहा है 14,400, तो रुपए में 14,400 है, परसेंटेज में 24%, यानी दोनों बराबर है। तो 24% बराबर 14,400, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 24% बराबर 14,400, तो 100% निकालने के लिए 14,400 बटा 24 इंटू 100 करेंगे तो आ गया 60,000। क्योंकि वो वार्षिक बचत थी इसलिए यहाँ पर ये वार्षिक आय निकली। मासिक आय निकालने के लिए हमने 12 का भाग दे दिया तो आंसर आ गया 5,000। ये मैथ्स का है। अगर इसका हम फॉर्मूले से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सीधा सा काम हो जाएगा। देखो किसी की भी अगर आपको आय निकालनी हो, वहां पर भी वार्षिक आय निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी। मान लो कि उसकी आय x है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये माइनस करते जाने हैं। देखो यहाँ पर 100 माइनस ए, मैं फॉर्मूला अगर 100 माइनस ए बटा 100 इंटू 100 माइनस बी बटा 100, अगर तीसरा भी है तो हम तीसरा भी लिख सकते हैं, 100 माइनस सी बटा 100 बराबर उसकी बचत आ जाएगी 14,400। ये इसका फॉर्मूला है कि ये पहली आय है, आय में से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इसका परसेंटेज निकल रहा है और जो लास्ट में आया वो 14,400 आ जाएगा। ये इसकी वार्षिक आय। एक्स का मान हमें निकालना, अगर एक्स का मान निकालना तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, 14,400 ऊपर आ जाएगा, 14,400 ऊपर आ जाएगा। 100 माइनस ए का मतलब है यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 80 बटा 100, ये 80 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस तरह से होगा, 80 ऊपर आ जाएगा, बी यहाँ पर क्योंकि हमने 40 लिया तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 50% है तो ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू 100, 3 बार 100 है तो इंटू 100 और इंटू 100, अगर आप 3 बार करेंगे और बाद में इसको सोल्व करेंगे तो आपका पूरा आंसर वही निकल कर आएगा 60,000। ये इसका फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, इसको सवाल को ऐसा है कि इसको देख कर ही किया जा सकता है। तो ये था मैथ्स का सवाल। अब अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा करंट अफेयर से शुरू हो गया। सवाल क्या है? UNDESA, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के जनसंख्या प्रभाग द्वारा 13 जनवरी 2021 को प्रकाशित इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स, इसका मतलब है ये बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स के बारे में, वैश्विक प्रवासन के बारे में भी इसको मान सकते हैं। इसको ये भी आ सकता है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट। यही सवाल जो लिखा है इसको वैश्विक प्रवास रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, एक ही बात, आप इसको हिंदी में वैश्विक प्रवास रिपोर्ट कह सकते हैं। यूएन इसको जारी करता है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व के सभी प्रवासियों में से 2/3 प्रवासी केवल 20 देशों में रह रहे हैं। मैं ही इसका आंसर बता देता हूं। विश्व के सभी प्रवासियों में से 2/3 प्रवासी केवल 20 देशों में रह रहे हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकांश जो प्रवासी है, प्रवासी किसको बोलते हैं? प्रवासी वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी जाता है वो प्रवासी कहलाता है। एक स्थान से प्रवास कर जाना दूसरे स्थान पर, यहाँ देश के संदर्भ में बात हो रही है कि एक देश से दूसरे देश में जो लोग जा रहे हैं वो प्रवासी हो गए। किस कारण से जाते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अधिकांश शरणार्थी के रूप में जाते हैं। एक शरणार्थी
का मतलब क्या होता है? शरणार्थी वो होता है जो अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए अगर दूसरे देश में जा रहा है, जैसे वहाँ पर कोई गृह युद्ध चल रहा है, अशांति चल रही है, राजनीतिक हिंसा वहाँ पर हो रही है, किसी भी तरह की हिंसा हो रही है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए, जैसे आप रोहिंग्या मुसलमान के बारे में सुना होगा, है ना? तो रोहिंग्या मुसलमान सीरिया से बहुत सारे लोग यूरोप की कंट्री में गए थे, तो ये सारे शरणार्थी के रूप में बस जाते हैं। तो शरणार्थी जो जीवन की रक्षा के लिए जाता है, बाकी सामान्य जो प्रवासी होते हैं अधिकांश वो या तो रोजगार के लिए जाते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग जाते हैं भारत से, वो रोजगार के लिए जा रहे हैं, या फिर बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर जीवन के लिए वो जा रहे हैं। तो ये प्रवास का कारण हो सकता है। तो ये कह रहा है विश्व के सभी प्रवासियों में से 2/3 प्रवासी केवल 20 देशों में रहते हैं, और वो 20 देश कौन से हैं? अधिकांश तो यूरोप के देश हैं, अमेरिका, कनाडा जैसा देश है। भारत से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, आप देखेंगे भारत में जो भी पंजाब से अधिकांश लोग हैं वो कनाडा गए हैं, अब तो बड़े बड़े पदों पर वहां पर पहुंच गए। तो 20 देशों में जाते हैं, बिल्कुल सही है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। वर्ष 2020 में अमेरिका प्रवासियों का सबसे बड़ा गंतव्य स्थल बना हुआ है। विश्व के कुल प्रवासियों का ये 18%, लगभग 51 मिलियन का मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 510 लाख यानी 5.1 करोड़ इसको आप कह सकते हैं। अगर आपको उसको करोड़ में निकालना हो तो एक पॉइंट लगा दीजिए, बस वो करोड़ में निकल जाएगा। यहाँ पर एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, 5.1 करोड़ हो जाएगा। तो लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका में प्रवास किए हैं 2020 में। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 5.1 करोड़, सिर्फ 2020 में नहीं, 2020 तक ये स्थिति है कि 5 करोड़ लोग अमेरिका में प्रवासी के रूप में वहां पर जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा गंतव्य स्थल अमेरिका है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, और वो लगभग 18%। टोटल लगभग इस रिपोर्ट में कहा गया कि 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रवासी के रूप में किसी न किसी देश में रह रहे हैं, उसमें से 5 करोड़ सिर्फ अमेरिका से हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा स्थान जर्मनी का, बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा कथन आप देखें, वर्ष 2020 में किसी एक देश के प्रवासियों डायस्पोरास के मामले में भारत शीर्ष पर रहा। किस देश में गए हैं लोग, तो उसमें अमेरिका पहले नंबर पर है। किस देश से गए हैं, तो सबसे ज्यादा वो पहले नंबर पर आता है भारत। भारत से जाने वाले लोग सबसे यहां पर ज्यादा हैं। तो कितने लोग हैं? लगभग इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1.75 करोड़। भारत के लगभग 1.75 करोड़ जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में प्रवासी के रूप में रहते हैं। 17.5 मिलियन हम इसको कह सकते हैं। और पहले नंबर पर भारत है, इसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। ये लोग कौन जाते हैं? अधिकांश लोग तो कामगार के रूप में खाड़ी देशों में जाते हैं। खाड़ी देश यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, दुबई है, सऊदी अरब है, यहाँ पर लोग जाते हैं मजदूर के रूप में, अधिकांश मजदूरी करने वहाँ पर जाते हैं। और जो अमेरिका में जाते हैं वो सारे वो लोग जाते हैं जो बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी हैं, पेशेवर लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं। आप देखेंगे अमेरिका में जो नासा में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, रिपोर्ट आती है कि 15% भारतीय हैं। नासा में अभी भी 15% भारतीय काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसका सीईओ भारतीय हैं, सत्य नडेला। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, उसका सीईओ भारतीय हैं, सुंदर पिचाई। तो अमेरिका में बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं वो भारतीय वहाँ पर हैं। कई भारतवंशी अभी अमेरिका के कैबिनेट में वहाँ पर शामिल हुए हैं। तो आप देखेंगे जाने वाले मामलों में भारत बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब हमारे जो ब्रेन ड्रेन, हमारे जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन भारत में काफ़ी होता है, और उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ के लोग बहुत जाते हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बहुत सारे मजदूर कमाने भी जाते हैं, तो उसमें भारत पहले नंबर पर आता है। दूसरा एक आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है कि बाहर से कितना धन आता है दूसरे देशों से, डॉलर्स के रूप में। अधिकांश बाहर से जो पैसा आता है वो डॉलर के रूप में और उस देश की करेंसी के रूप में आता है। तो बाहर से धन मिलने के मामले में भी भारत दुनिया के पहले नंबर पर आता है। बाहर से दूसरे देशों से भारत में धन आता है, वो उसमें भारत पहले नंबर पर है। लगभग 78 बिलियन डॉलर के आसपास हर वर्ष भारत में बाहर से धन आता है। तो यहाँ पर ये आ जाता है टोटल धन 78 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर धन भारत में बाहर से आया। तो इसमें भी भारत पहले नंबर पर है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे कथन सही है। ये इसकी वैश्विक माइग्रेशन प्रवास रिपोर्ट में ऐसा बताया है। नेक्स्ट सवाल, अमेरिका के ओपन स्काई ट्रीटी, ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है? ओपन स्काई ट्रीटी, एक ओपन स्काई समझौता अलग है। आप देखते हैं कोई भी हवाई जहाज जो दूसरे देशों में जाती है वो किसी भी देश के ऊपर से उड़ सकती है। हम
स्थलीय सीमा तो होती है, हर देश की अपनी वायु सीमा भी होती है। एक ओपन स्काई समझौता लगभग हर दुनिया के देश से हो सकता है कि कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर से गुजर सकता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हो जाता। आप देखेंगे भारत पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विवाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर से विमान को गुजरने से रोक दिया था, फिर भारत को दूसरी जगह लेनी पड़ी। ठीक है, तो वो होता है ओपन स्काई समझौता। कोई भी देश सामान्यतः ये अनुमति देता है। ये ओपन स्काई ट्रीटी यानी ओपन स्काई संधि ये अलग चीज़ है। ये केवल 34 देशों के बीच हो रखी थी, जिसमें से अब ये अमेरिका अलग हो गया, और अमेरिका के बाद इसका सही आंसर है रूस भी इससे अलग हो गया। जब अमेरिका अलग हो गया तो उसके वापस प्रतिरूप में रूस भी अलग हो गया। तो 34 देशों की ये संधि थी। क्या है ये ओपन स्काई ट्रीटी? इसमें इन देशों के बारे में ये बात हुई थी, ये शीत युद्ध के समय की बात है, जब कोल्ड वार चल रहा था। तो इसको शांत करने के लिए सभी देशों ने संधि की थी कि कोई भी देश है अपने स्काई को, अपने आसमान को खुला रखेगा, और हम देश एक दूसरे के, हमारे जो भी विमान हैं वो एक दूसरे में जा सकते हैं। निगरानी विमान निगरानी करने के लिए एक दूसरे देश की सीमा में जा सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। कोई भी कोई सैन्य गतिविधि तो नहीं कर रहा है, एक दूसरे देश के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है। हम उनके हथियारों के बारे में, इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। ये इन 34 देशों के बीच में एक संधि हुई ताकि माहौल को थोड़ा सा शांत किया जा सके। तो इन 34 देशों ने सहमति दी और ये कहा भी कोई भी देश हमारे देश में आ सकता है, हम उसकी अनुमति देंगे और हमारी सैन्य गतिविधियों के बारे में जान सकता है। अगर सैन्य गतिविधियों के बारे में पता नहीं चलेगा तो हर देश डाउट में रहेगा कि कौन देश कितनी तैयारी कर रहा है। हालांकि आज तो बहुत एडवांस हो गया, सैटेलाइट हो गए, सबको पता चल जाता है। तो ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी, अमेरिका इसमें शामिल था, इस तरह से रूस इसमें शामिल था, 34 देश इसमें शामिल थे, नाटो के सदस्य, वार्सा पैक्ट के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल हुए। लेकिन हाल ही में अमेरिका इससे बाहर हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के बहुत अजीबोगरीब तरीके डिसीजन भी लिए जिससे दुनिया में एक तरह से डर बढ़ गया। जब अमेरिका बाहर हो गया तो इसके बाद इससे रूस भी बाहर हो गया। जब बाहर होने का मतलब क्या है, दोनों में एक दूसरे से अविश्वास बढ़ेगा। तो जैसे वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए, WHO से वो बाहर हो गए, इसी तरह से वो इस ओपन स्काई ट्रीटी से भी डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए। जब अमेरिका बाहर हो गया तो रूस ने कह सकता है जब अमेरिका हमें अनुमति नहीं दे रहा है तो हम भी इस ट्रीटी से बाहर होते हैं। तो इस तरह से रूस भी इससे बाहर हो गया। तो ये थी ओपन स्काई ट्रीटी। क्लियर? इसके बाद अब हम लास्ट सवाल पर आ रहे हैं। किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ये पूर्व विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में थे, माइक पोम्पियो विदेश मंत्री। ठीक है, यहाँ पर वैसे उनको विदेश मंत्री नहीं कहा जाता, यहाँ पर अलग अलग नाम होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अलग नाम होता है वहाँ पर। माइक पोम्पियो सहित 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जनवरी 2021 में लिया है। किस देश ने? उत्तर कोरिया, चीन, बेलारूस या फिर ईरान? अब क्योंकि सरकार तो चली गई, अब वो वहाँ के विदेश मंत्री नहीं है, तो विदेश मंत्री से हटने के बाद वहाँ पर इन पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। क्यों लगाया है? जब आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो चीन के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया, चीन और अमेरिका के बीच में। कोरोना वायरस आया था भी उनको कोरोना नाम नहीं थे, वो चीनी वायरस बोलते थे। और माइक पोम्पियो ने बहुत सारे, जैसे जस्ट चाइना ने कहा कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे उइगर मुसलमान को केस था तो उइगर मुसलमानों के बारे में बहुत सारा बोल रहे थे, वहाँ पर लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें माइक पोम्पियो ने बोली थी। ठीक है, तो ये रहते हुए उन्होंने काफ़ी बोली थी। जैसे ये विदेश मंत्री से हटे, चीन ने इन लोगों पर, इन समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दी कि हमारे देश में नहीं आ सकते हैं, देश में आने पर रोक लगाई है। हालांकि अब माइक पोम्पियो तो छुट्टियां मनाने चीन क्यों जाएंगे? वैसे भी सबको पता है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, तो वहाँ वैसे भी नहीं जाने वाले। बस एक संकेत था, ये एक संकेत था कि हमें चीन भी वापस इस तरह के कठोर स्टेप ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक पोम्पियो को चीन ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थे आज के 20 सवाल। मैं कोशिश करूंगा अब रोजाना ये आ जाए। किस टाइम पर आएंगे आज का ये वीडियो, जैसे जिस टाइम पर लगाए कोशिश करेंगे कि रोज इसी टाइम पर हम रखेंगे। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टाइम ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।